देखिए, बंगाल में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि रेप केसों में टीएमसी पार्टी के पॉलिटिशियन का नाम आ रहा है। ऐसा पहले बहुत बार हो चुका है। बहुत लोगों का यह भी मानना है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पार्टी के एक एमएलए के बेटे को बचाने की कोशिश की जा रही है। उस बेटी के साथ उस रात जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है। करीब रात के 3 से 4 बजे के बीच रितु के साथ दुष्कर्म होता है। कोई भी बाप अपना मौत ऊपर रखेगा ऐसा दिन देखने के लिए। हाल ही में पता चला है कि वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी खुद रोड पर जाकर प्रोटेस्ट कर रही है। ये वेस्ट बंगाल के लिए बहुत शर्म की बात है। और सबसे मेजर सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जो रेपिस्ट का गुनाह 100% श्योर हो जाता है उन्हें दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए और उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन हर लोगों को दिखाना चाहिए। हमेशा रेपिस्ट को जेल में रखकर फांसी देकर कोई भी खौफ नहीं बनता। कोलकाता रेप केस डेफिनेटली कोई दबाने की कोशिश कर रहा है। इस कहानी में लगभग मुझे 8 ऐसे फॉल्ट मिले हैं जिससे पता चलता है कि संजय रॉय अकेला आरोपी नहीं है। बहुत लोगों का यह भी मानना है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पार्टी के एक एमएलए के बेटे को बचाने की कोशिश की जा रही है। इवन हॉस्पिटल भी इस केस को दबाने की कोशिश कर रहा है। घटना के 5 दिन बाद ही क्राइम सीन के 20 मीटर दूरी पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी जाती है। क्या ये एविडेंस मिटाने की साजिश नहीं हो सकती? Being made to tamper the evidence by carrying out construction work near the spot where the body of the victim was found. जनरली क्राइम सीन को तो सील कर दिया जाता है। इस सब को देखते हुए ये सीरियसली पता चलता है कि इस केस में कोई बड़ा पॉलिटिशियन इंगेज है। आइए जानते हैं कि कैसे बंगाल सरकार अपने स्टेट में कैसे रेप कल्चर को बढ़ावा दे रही है। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। न्यायपालिका के अनुसार मैं इस वीडियो में उस लड़की का सही नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता, सो इस वीडियो में मैं उस लड़की का नाम रितु लूंगा। रितु कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट थी। उन्हें इंटर्नशिप के तौर पर हॉस्पिटल में एज ए ट्रेनी डॉक्टर काम करना पड़ता था। 7 अगस्त को रितु अपने घर से हॉस्पिटल के लिए रवाना होती है। उन्हें हॉस्पिटल में 36 आवर की शिफ्ट अलॉट होती है। इस शिफ्ट में उन्हें नहाना, धोना, खाना पीना हर चीज हॉस्पिटल में ही करना होता है। 9 अगस्त की रात 2 बजे वो अपने कलीग के साथ डिनर करती है। उसके बाद वो आराम करने के लिए सेमिनार हॉल में चली जाती है। उस रात हम लोग तो बहुत आराम से सो रहे थे, बट उस बेटी के साथ उस रात जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है। करीब रात के 3 से 4 बजे के बीच रितु के साथ दुष्कर्म होता है। सुबह के 7 बजे रितु का बॉडी डिस्कवर किया जाता है। ये बात अभी तक डिस्क्लोज नहीं की गई है कि किसने रितु का बॉडी सबसे पहले देखा था। किसी भी स्कूल, कॉलेज या कोई भी प्रोफेशन में किसी भी इंसान को ज्यादा चोट आती है तो कुछ ही मिनटों में उनके पेरेंट्स को कॉल कर दिया जाता है। बट रितु का बॉडी जब मिल गया तो उसके 3 घंटे बाद रितु के पेरेंट्स को कॉल जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। और इससे ज्यादा आश्चर्य करने की बात यह है कि रितु के पेरेंट्स जब रितु का शरीर देखने के लिए हॉस्पिटल आते हैं तो उन्हें 3 घंटे तक वेट कराया जाता है। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा। क्या इतने घंटों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट एविडेंस मिटाने की कोई साजिश रच रही थी? जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। इसके बाद रितु के पेरेंट्स रितु का शरीर देखने के लिए सेमिनार हॉल में जाते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। कोई भी बाप अपना मौत ऊपर रखेगा ऐसा दिन देखने के लिए। रितु के पेरेंट्स रितु का शरीर देखते ही समझ गए कि ये एक मर्डर है। बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। कुछ देर बाद बहुत सारे स्टूडेंट, डॉक्टर, नर्स वगैरह की वहां भीड़ लग जाती है। मीडिया में ये बातें फैल जाती है, हॉस्पिटल पे प्रेशर बनता है। तब रितु का सही तरीके से पोस्टमार्टम किया जाता है जिससे साफ साफ पता चलता है कि ये एक रेप एंड मर्डर है। रितु के आंखों से खून निकल रहे थे, आंखों में चश्मा दब चुका था। इतने घंटों बाद भी प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहे थे, गर्दन तोड़ दी गई थी। इतने सारी चीजों से सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वो कौन डॉक्टर था जिसने बताया कि रितु ने सुसाइड किया है? हॉस्पिटल मैनेजमेंट का वो कौन इंसान था जिसने रितु के पेरेंट्स को कॉल करके बताया कि रितु ने सुसाइड कर लिया है? और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि रितु के पेरेंट्स को 3 घंटे बाद क्यों कॉल किया गया? और रितु के पेरेंट्स जब रितु का शरीर देखने आए तो उन्हें 3 घंटे तक बाहर वेट क्यों कराया गया? कोई अपनी बेटी का शरीर देखने के लिए इतना इंतजार कैसे करवा सकता है? इसके पीछे बहुत ज्यादा संभावना है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट इस केस को दबाना चाह रहा था।
इसके पीछे कोई बड़ी साजिश चल रही थी। तीसरा प्रश्न ये खड़ा होता है कि उस कॉलेज का प्रिंसिपल संदीप घोष इस घटना के बाद बयान देता है, कहता है कि रितु को एक साइकोसिस बीमारी थी जिस वजह से उसने सुसाइड कर लिया है। क्या इस केस को दबाने में उस कॉलेज के प्रिंसिपल का भी हाथ है? आजकल तो बहुत सारे वीडियो, ऑडियो, स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं जिससे पता चलता है कि वहां पर सेक्स रैकेट, ड्रग रैकेट, सेक्स एक्सप्लॉयटेशन जैसी चीजें प्रिंसिपल के द्वारा चल रही थी। स्क्रीनशॉट हमारे पास भी पहुंचा है जिसमें ड्रग्स रैकेट, सेक्स रैकेट या सेक्स एक्सप्लॉयटेशन ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। चौथा प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है उस कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष को। अगर आप इस इंसान के पास हिस्ट्री जानेंगे तो इसको 2 बार इस कॉलेज से ट्रांसफर कर दिया गया, बट ये हमेशा कोई ना कोई तरीका निकाल कर इस कॉलेज का प्रिंसिपल बना रहा। बहुत लोगों का कहना है कि इसकी बहुत ऊपर तक पहुंच है, मतलब इसका पहुंच टीएमसी पार्टी में बहुत अच्छे लेवल तक है। और ये सच बात भी है क्योंकि जैसी ये घटना हुआ इसने अपना पहुंच का फायदा उठाकर खुद को दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर करवा लिया। अब वो दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना बैठा है। हालांकि दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट अब इसे प्रिंसिपल बनने नहीं देंगे, बट टीएमसी पार्टी इसे स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रही है? पांचवा प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब पुलिस के हाथ में ये केस गया तो वो बहुत सारी चीजें खंगाल रही थी। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे को भी चेक किया तो उन्हें पता चला कि रात के करीब 3 से 4 बजे के बीच एक संतोष रॉय नामक आदमी सेमिनार हॉल में गया है और उन्हें सेमिनार हॉल में एक हेडफोन भी मिला है जो संतोष रॉय के फोन से कनेक्ट होता है। अगर आप संतोष रॉय का पास्ट हिस्ट्री जानेंगे तो उसने 4 शादियां की है जिसमें 3 बीवी से उसका डिवोर्स है और 1 बीवी कैंसर से मर गई थी। उसके जो 3 बीवियों से डिवोर्स है उनका कहना है ये औरतों पर बहुत ज्यादा जुल्म करता है। तो इससे पता चलता है कि इस केस में इसका हाथ जरूर है, लेकिन इतने बड़े घटने को अंजाम देना कोई अकेला आदमी का काम नहीं है। पुलिस अभी तक उस सीसीटीवी फोटोज को बाहर क्यों नहीं की है? छठा प्रश्न ये खड़ा होता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि रितु के बॉडी से 150 ग्राम सेमेन मिला है और कोई भी मेल मैक्सिमम एक बार में 50 to 20 ग्राम सेमेन निकाल सकता है। सो इससे साफ साफ पता चलता है कि ये एक गैंग रेप है। अब ये केस जब सीबीआई को ट्रांसफर हुआ है तब ये बात सामने आ रही है कि उसके बॉडी से 150 ग्राम सेमेन नहीं मिला है। सातवां प्रश्न ये खड़ा होता है कि घटने से जस्ट 5 दिन बाद उस घटने से 20 मीटर की दूरी पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी जाती है। क्या सच में एविडेंस मिटाने का कोई साजिश चल रहा था वहां पर? Being made to tamper the evidence by carrying out construction work near the spot where the body of the victim was found. और 8वां सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि 14 अगस्त की रात को जब डॉक्टर लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहां पर 40 लोग ट्रक से आते हैं और वो पीसफुल प्रोटेस्ट को वायलेंट प्रोटेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। वो 40 लोग कौन थे? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि लोकल पुलिस को ये ना मालूम हो कि वो 40 लोग कौन हैं। हाल ही में पता चला है कि वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी खुद रोड पर जाकर प्रोटेस्ट कर रही है। ये वेस्ट बंगाल के लिए बहुत शर्म की बात है। बट मैं आपको बताता हूँ कि ममता बनर्जी की सरकार टीएमसी पार्टी कैसे रेप कल्चर को बढ़ावा देती है। देखिए, बंगाल में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि रेप केसों में टीएमसी पार्टी के पॉलिटिशियन का नाम आ रहा है। ऐसा पहले बहुत बार हो चुका है। जब 2021 में टीएमसी पार्टी जीत कर आई थी तो वहां पे टीएमसी पार्टी का सेलिब्रेशन था हिंदुओं के बच्चियों का रेप करना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक एफआईआर वहां पे फाइल हुई जिससे पता चलता है कि 4 टीएमसी पार्टी के गुंडे आते हैं और वो ये कहते हैं कि हिंदुओं की बच्ची कहां है, हमारी पार्टी जीत कर आ चुकी है, तुझे देख लेंगे। इसके अलावा भी जब 2021 में टीएमसी पार्टी जीत कर आई तो हिंदुओं के बच्चियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए गए। और ऐसा नहीं है कि बंगाल में अभी ये चीजें नहीं चल रही। 2024 में संदेशखाली इंसिडेंट, वहां की औरतें प्रोटेस्ट करती है और ये बताती है कि टीएमसी पार्टी के पॉलिटिशियन जब चाहे वो आते हैं, किसी भी औरतों को उठा के ले जाते हैं और उनके पति को ये कह दिया जाता है आप अपनी पत्नी को भूल जाएं जब तक उनका मन नहीं बढ़ेगा। इतनी ज्यादा अत्याचार की जा रही है बंगाल में। अगर हम इस सिनेरियो में कुछ सॉल्यूशन देखें तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन हमें अपने घर से शुरू करना होगा। हमें अपने घर पर हमेशा दिखाया जाता है कि मेल हमेशा सुपीरियर होता है फीमेल से, मेल के पास हमेशा पावर ज्यादा होती है फीमेल से, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी दिखाई जाती है। वो चीजें को बंद करना होगा। बहुत सारे वीडियोस, कंटेंट, मूवी जो लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं वो देखना बंद करना होगा। और सबसे मेजर सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जो रेपिस्ट का गुनाह 100% श्योर हो जाता है उन्हें दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए और उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन हर लोगों को दिखाना चाहिए। हमेशा रेपिस्ट को जेल में रखकर फांसी देकर कोई भी खौफ नहीं बनता।